गुड मॉर्निंग बच्चों, जीसीजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं विजेश कुमार जहांगीर आपके साथ में लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री की क्लासें। 2 क्लासें मेरी हो चुकी थी, एसिड बेस की क्लासें चल रही थी। पहले में हमने देखा था उसके प्रॉपर्टीज़, सामान्य प्रॉपर्टीज़। दूसरी में हमने बात की थी आर्हेनियस की, अम्ल क्षार की अवधारणा, और सेकंड अवधारणा की आज बात करेंगे। तो आज की क्लास जिस प्रकार से दोनों क्लासें इंटरेस्टिंग हुई थी, उसी प्रकार आज की क्लास भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे ब्रोंस्टैंड लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना। एक बार हम आर्हेनियस की छोटी सी मैं इधर लिख देता हूं। कल हमने देखा था कि जो H+ त्यागते हैं वो क्या कहलाते थे? एसिड। और जो OH- त्यागते हैं वो क्या कहलाते थे? बेस। ये किसने की थी? आर्हेनियस ने। और अब बात करेंगे ब्रोंस्टैंड लोरी की। तो लिख देंगे इनके अनुसार। देखो, इनका पूरा नाम होता है जॉन्स ब्रोंस्टैंड और मैथ्यू लोरी। मैथ्यू लोरी इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा? क्षार और अम्ल किसे कहा? किसने? ब्रोंस्टैंड और लोरी ने। देखो, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। क्या बताइए? ब्रोंस्टैंड और लोरी ने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन थी वो क्या बताई? देखना कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन, बात करूंगा अभी यहाँ पे प्रोटॉन की, कि जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। या अर्थात हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है? अम्ल। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? आपका क्षार। ये छोटी सी बात होगी। अब आप यहां सोच रहे हो कि सर ये प्रोटॉन की बात करेंगे तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहां सीधे हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखना, H+ को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा 9 में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। जो बटन सारणी थी उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना आपको सिखाया था। फिर से एक नई क्लास और बना दूंगा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जिसमें केवल और केवल हम यही सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे हम परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। देखो 1s1 1s1 तो देखो कैसे होता है। ये कोई परमाणु है, उस परमाणु का क्या है ये नाभिक, ये परमाणु का क्या है नाभिक। और कितनी कक्षा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है इसका नाभिक, और ये क्या है बाह्यतम कक्षा। ये तो नाभिक हो गया, ये बाह्यतम कक्षा होगा। ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। किसके, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। यहां नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहां क्या है ये प्रोटॉन। केवल हाइड्रोजन परमाणु ही एक ऐसा परमाणु होता है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। विशेष है, विशेष लगा के लिख लेना। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। केवल क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन। अब मान लो यदि यही परमाणु, जो कौन सा हाइड्रोजन परमाणु, इसकी बाह्यतम कक्षा से क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहां केवल और केवल क्या बच जाएगा, प्रोटॉन हमारे पास में शेष रह जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता, तो हमारे पास में क्या रह जाता है, प्रोटॉन। इसका मतलब हम हाइड्रोजन को क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को क्या नाम दिया, वहां पे प्रोटॉन। जहां प्रोटॉन की बात करेंगे वहां आपको क्या समझना है, हाइड्रोजन परमाणु। ये थी। अब देखना वापस मैं आपको फिर से उसी टॉपिक पे ले जाऊंगा जहां बात कर रहे थे डेफिनेशन की, कि किस प्रकार से हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा ली थी। शॉर्ट में यहां लिख देता हूं आपके लिए कि प्रोटॉन जो दाता होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इतनी सी बात यहां पे आप याद रखना। इसमें पूरी डेफिनेशन आ जाएगी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं, अर्थात जो प्रोटॉन दाता होते हैं वे सभी अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखना एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखना। जैसे हमारे पास में ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ये H2 है। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात और बताऊंगा, क्योंकि आगे आएगी फिर आपको कि सर ये समझ में नहीं आया। जो ब्रोंस्टेड और लोरी थे, इसने क्या कहा, संयुग्मी अम्ल। एवं संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी दी थी। जो ब्रोंस्टेड और लोरी थे, इन्होंने संयुग्मी
कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, इनकी अवधारणा या इनके बारे में भी इन्होंने ही बताया था। बात करूंगा यहाँ कॉन्जुगेटेड अम्ल, कॉन्जु मतलब जुड़ा हुआ। यदि किसी अम्ल और क्षार के माध्यम से जुड़कर कोई नया अम्ल या क्षार बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? संयुग्मी अम्ल। अर्थात अम्ल और क्षार के संयोग से बनने वाला अम्ल या क्षार वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड अम्ल या क्षार कहलाता है। देखो यहां बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। अब हमने यहां क्या कहा कि जो प्रोटॉन दाता होता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। यहां से ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर देगा? इसको दान कर देगा। ये हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा? दान कर देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रोटॉन दाता। और जो प्रोटॉन दाता होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं? अम्ल। इसका मतलब प्रोटॉन दाता कौन है? यहाँ ये HCl, जिसका क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से एक परमाणु क्या कर देता है? जल को ट्रांसफर कर देता है, जल को दे देता है। इसका मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन दाता को ही हमने क्या कहा? अम्ल कहा। अब ये दे रहा है, इसका मतलब ये ग्रहण कर रहा है। जो ग्रहण करता है वो क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही हो गया। ये प्रोटॉन ग्राही हो गया। और प्रोटॉन ग्राही को हमने क्या कहा? क्षार कहा। प्रोटॉन ग्राही को हमने क्या कहा? क्षार। अब देखो इस प्रोटॉन दाता से अम्ल से, इस अम्ल से तो ये जो इसने दान कर दिया तो यहां तो क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार। यहां तो क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार। क्या बचा? HCl। तो ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। और हमारे पास में H2 है, एक और H आ गया तो H क्या आ गया? H3O प्लस। H3O प्लस ये क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। ये क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल हो गया। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखो इसी को यदि मैं रिवर्स करके आपको समझाऊं, वापस इसको उल्टा करके समझाऊं, तब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये एसिड कैसे हुआ और ये बेस कैसे हुआ। देखना ये हमारे पास में H3O है प्लस प्लस ये Cl माइनस। देखो जो दाता होता है ये क्या करेगा? इसको एक हाइड्रोजन देगा, इसको क्या देगा? एक हाइड्रोजन देगा। तो जो दाता होता है प्रोटॉन दाता होता है वो क्या कहलाता है? आपका अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है? अम्ल। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अब इससे बनाया आपका HCl। तो हमने यहाँ HCl को क्या कहा था? अम्ल, क्योंकि ये क्या था? प्रोटॉन दाता था। और उधर जाएंगे तो ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार के रूप में Cl को छोड़ दिया। इसका मतलब जो अम्ल होता है ये अम्ल होता है, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और जो क्षार होता है वो क्या हो जाएगा? संयुग्मी संयुग्मी अम्ल प्लस H2O। ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा? ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अर्थात संयुग्मी अम्ल और क्षार की अवधारणा भी किसने दी? ब्रोंस्टेड लोरी ने ही दी। या कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आपके लिए एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, फिर कहोगे सर हमें अब समझ में आ गया।
देखना, ये हमारे पास में NH3 है, NH3, ये क्या है, H2O है। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के 3 अणु, यहां से ये हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दान कर देगा। तो जो दाता होता है, अर्थात प्रोटॉन का जो दान करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है आपका, अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है, वो क्या कहलाता है आपका, क्षार कहलाता है। अब आपको ये पूछा जाए कि इनमें कॉन्जुगेटेड अम्ल क्या है, कॉन्जुगेटेड क्षार क्या है, या संयुग्मी अम्ल कौन सा है और संयुग्मी क्षार कौन सा है, तो जो क्षार होता है वो तो क्या बन जाता है, संयुग्मी अम्ल बन जाता है, और जो अम्ल होता है वो क्या हो जाता है, संयुग्मी क्षार हो जाता है। देखो यहां से ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा, NH4, अमोनिया। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल। प्लस यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो कितना बचा, एक बचा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। इस प्रकार से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहेंगे, कि वे जो प्रोटॉन का दान करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। इस प्रकार से ब्रोंस्टेन-डलोरी की अम्ल और क्षार की संकल्पना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसने भी जिस प्रकार से आर्रेनियस ने क्या कमी छोड़ी थी, कि आर्रेनियस ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन आयन विहीन तथा हाइड्रोक्सिल आयन विहीन अम्लों और क्षारों के बारे में आर्रेनियस ने नहीं बताया। तो इसने भी क्या की, कुछ कमियां छोड़ दी। इसकी कमियां छोड़ने के कारण ही हमारे पास में तीसरी संकल्पना क्या आई थी, लुईस की आई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या कमियां छोड़ी थी। तो इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी थी कि इसने एप्रोटिक अम्ल व क्षारों के बारे में एप्रोटिक अम्ल व क्षारों के बारे में नहीं बताया। किसने, ब्रोंस्टेन और लोरी ने क्या कहा कि अम्ल और क्षारों की परिभाषा तो बता दी कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन एप्रोटिक, यदि जिन ऐसे अम्ल जिनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं हो या प्रोटॉन अनुपस्थित हो, उनको ये डिफाइन नहीं कर पाए। एप्रोटिक अम्ल का मतलब जिनमें प्रोटॉन अनुपस्थित हो। जैसे हमारे पास में CO2 है, CO2 इसमें देखो प्रोटॉन H+ तो नहीं है, कहीं नहीं है, हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन कहीं नहीं है। इसका मतलब ऐसे जो अम्ल क्षार थे इनके बारे में ब्रोंस्टेन-डलोरी ने नहीं बताया। तो इन्होंने नहीं बताया तो इसके बाद में एक तीसरे वैज्ञानिक आए, कौन से, लुईस। क्या वैज्ञानिक आए, लुईस। तो लुईस ने भी क्या की, अम्ल और क्षार की संकल्पना दी। वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ तक आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, तो आपके लिए आपका कमेंट बॉक्स 24 घंटे ऑन रहता है। उसमें कमेंट करिए, आप कमेंट करोगे मेरे पास में आ जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सलूशन करवा दूंगा।
मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जितने नोट्स आपको मैं यहाँ बनवा रहा हूँ वो सभी नोट्स अपनी कॉपी में कर ले, ताकि आपको दोबारा देखने पर बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ आपको समझ में आ जाए जो चीज़ आप समझना चाहते हो, और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्किंग आप लेकर आओगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।